Good evening everyone, and today I am going to explain Air Force Set 6। आज के सेट में सबसे पहले हम लोग पैसेज की चर्चा करेंगे। पैसेज के बाद एक एक करके अन्य सभी प्रश्नों पर चर्चा डिटेल्ड में होगी। पैसेज के प्रारंभ में है द कंटिन्यूइंग डिक्लाइन इन न्यू इन्फेक्शंस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस हैज इंश्योर्ड that the number of active cases has now dropped below 8 lakh, a level that previously existed around the end of August. The continuing decline यानी लगातार गिरावट। continuing शब्द ऐसे तो यह वर्ब है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डिक्लाइन शब्द दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम करता है। यदि यह नाउन का काम करता है तो इसका हिंदी हो जाता है गिरावट। और यदि यह वर्ब का काम करता है, यह नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। यदि यह वर्ब का काम करता है तो इसका अर्थ हो जाता है अस्वीकार करना। डिक्लाइन मीन्स अस्वीकार करना। तो गिरावट के लिए जब हमें सिनोनिम लिखना होता है तो हम इसका सिनोनिम डाउन फॉल लिखते हैं, और अस्वीकार करने के लिए इसका सिनोनिम रिफ्यूज होता है। रिफ्यूज। तो द कंटिन्यूइंग डिक्लाइन इन न्यू इन्फेक्शंस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस हैज इंश्योर्ड दैट नोवेल कोरोना वायरस के नए संक्रमण में लगातार गिरावट ने यह सुनिश्चित किया है कि इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना। इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना। तो नोवेल कोरोना वायरस के जो नए इन्फेक्शंस में गिरावट ने यह सुनिश्चित किया है कि द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हैज नाउ ड्रॉप्ड बिलो 8 लाख। एक्टिव केसेस की संख्या में गिरावट आई है और अब यह 8 लाख के नीचे आ गया है। बिलो का प्रयोग हम के नीचे के अर्थ में करते हैं। यह एक प्रेपोजिशन है और ड्रॉप मीन्स गिरावट आना। यह एक ऐसा लेवल है, ए लेवल दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड अराउंड द एंड ऑफ अगस्त। अब यह उस लेवल पर आ गया है गिर करके जो पहले अगस्त के इंड में हुआ करता था। ऑन फ्राइडे ओनली अबाउट 62,000 न्यू केसेस वर डिटेक्टेड। फ्राइडे को सिर्फ लगभग 62,000 नए केसेस कोरोना वायरस के सामने आए। लोवेस्ट इन द लास्ट 4 डेज, जो कि पिछले 4 दिनों में सबसे कम है, लोवेस्ट है। while more than 70,000 people were declared to have recovered। अब जबकि दूसरी ओर 70,000 से अधिक लोग, मोर देन 70,000 पीपल, 70,000 से अधिक लोग ठीक हुए, इसकी घोषणा की गई। डिक्लेयर किया गया कि ठीक होने वालों की संख्या 70,000 से अधिक है। अब यहाँ जो शब्द है डिक्लेयर, इसका अर्थ होता है घोषणा करना। अगर हम इसका सिनोनिम बताएं आपको तो इट इज प्रोक्लेम। प्रोक्लेम मीन्स घोषणा करना। डिक्लेयर का साइनो होता है प्रोक्लेम। द ट्रेंड ऑफ रिकवरी एक्सीडिंग न्यू केसेस हैज नाउ कंटिन्यूड अनइंटरप्टेड फॉर द लास्ट 14 डेज। पिछले 14 दिनों से the trend of recovery exceeding new cases,
यानी रिकवरी की दर जो है नए केसेज की अपेक्षा अधिक है और यह कंटिन्यूड अनइंटरप्टेड है, यानी निर्विघ्न यह दर मेंटेन किए जा रहा है, यानी रिकवरी अधिक हो रही है और नए केसेज कम सामने आ रहे हैं। एक्टिव केसेज had touched a peak. Active cases had touched a peak on September 17. Active cases had touched a peak. अब यहाँ जो वर्ड आपको मिल रहा है पीक, पीक का सिनोनिम होता है अपॉजी, क्लाइमैक्स, टॉप, एपेक्स। Active cases had touched a peak on September 17. Active cases चरम पर था 17 सितंबर को, and there has been a steady decline after that. 17 सितंबर के बाद लगातार there has been continuous tense, there has been a steady decline, यहाँ ग्रामेटिकली एरर दिख रहा है, ए होना चाहिए। There has been a steady decline after that, यानी 17 सितंबर को जो केसेस थे वो अपने पीक पर थे, उसके बाद लगातार गिरावट आ रही है। स्टेडी मीन्स लगातार, डिक्लाइन गिरावट, उसके बाद से 17 सितंबर के बाद से लगातार गिरावट आ रही है। द नंबर हैज रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट 2.25 लाख इन द लास्ट 1 मंथ। यह संख्या द नंबर हैज रिड्यूस्ड, यह नंबर घट करके अब लगभग 2.25 लाख तक घट गई है पिछले 1 महीने के दौरान। यानी अगर पिछले 1 महीने में कमी को देखें तो यह कमी बताई जा रही है कि 2.25 लाख की कमी आई है नए केसेस में। ड्यूरिंग दिस टाइम 29,800 डेथ्स have also happened. इस अवधि में यानी इस 1 मंथ के अंतर्गत 29,800 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, उनके डेथ हुए हैं, घटित हुए हैं, हैपेंड हुए हैं, अकर्ड हुए हैं, which would account for about 13% of the reduction in active cases. अब इतने लोग जब मर गए तो जो एक्टिव केसेज की संख्या थी उस संख्या में 13% की गिरावट आ गई। रेड्यूस शब्द का जब नाउन बनाते हैं तो रिडक्शन हो जाता है, यह रेड्यूस का नाउन है। 29,800 लोग जब मरे तो 29,800 लोगों के मरने के बाद जो एक्टिव केसेज थे उनमें 13% की गिरावट आ गई। The remaining 87% has happened. जो शेष 87% केसेज हैं वो इसलिए क्योंकि the far lesser number of people are now falling sick compared to those, अब यहाँ ध्यान देना है कंपेयर के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू, compared to those who are recovering. अब रिकवर होने वाले यानी ठीक होने वाले लोगों की संख्या की अपेक्षा बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या, इन्फेक्टेड होने वाले लोगों की संख्या फार लेसर है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रूल मिल रहा है हमें कि वाक्य में फार के बाद फार ही नहीं, फार और मच के बाद हम हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और यही कारण है कि यहाँ फार के बाद लेसर का प्रयोग किया जा रहा है। यानी रिकवरी रेट अब बहुत अधिक हो गई है और इन्फेक्टेड न्यू इन्फेक्शंस की रेट में बहुत ही कमी आई है। मोर देन हाफ ऑफ दिस फॉल हैज़ हैपेंड इन महाराष्ट्र अलोन। अगर हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र अलोन, सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो मोर देन हाफ, आधा से अधिक संख्या सिर्फ महाराष्ट्र में गिरावट के रूप में दर्ज की गई है। आधी से अधिक संख्या अगर गिरावट में दर्ज की गई है तो वो महाराष्ट्र है। द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इन महाराष्ट्र हैज़ ड्रॉप्ड। एक्टिव केसेस
महाराष्ट्र में गिर करके फ्रॉम अबाउट 3 लाख टू लेस देन 1.9 लाख, यानी 3 लाख से घट करके अब 1 टू लेस देन 1.9 लाख, यानी अब संख्या 1.9 लाख से भी कम हो गई है। तो ये पैसेज था जिसमें मैंने आपको शब्दों को बताया। अब प्रश्नों को सॉल्व करना है। व्हेन डिड एक्टिव केसेस टच ए पीक, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि लाइन से एकदम मैच कर रहा है कि एक्टिव केसेस पीक पर कब थे। तो यहाँ देखिए, एक्टिव केसेस हैड टच्ड ए पीक ऑन सितंबर 17, यानी यही लाइन आपका वहां आंसर होगा, यानी 1 का आंसर ए हो जाएगा। अब ये ड्यूरिंग अगस्त इन द फर्स्ट 14 डेज अराउंड द एंड ऑफ अगस्त, ये मनगढ़ंत चीजें हैं। पैसेज को जब भी आप पढ़ें तो मेन जो उसका थीम है उसे ध्यान में रखें और तब प्रश्नों को बनाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट हैज इंश्योर्ड दैट द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हैज ड्रॉप्ड, किस चीज ने यह सुनिश्चित किया कि एक्टिव केसेस में गिरावट आई है, किस चीज ने? तो द रिकवरी रेट ऑफ द पेशेंट्स ने, द कंटिन्यूइंग डिक्लाइन इन न्यू इन्फेक्शंस, इसने। पैसेज में स्पष्ट रूप से कहा गया है रिकवरी तो हुई है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह सुनिश्चित करने का काम किसने किया? तो सुनिश्चित करने का काम ये जो ड्रॉप हुआ, जो गिरावट हुई, यह इसलिए हुई क्योंकि नए इन्फेक्शंस का जो दर पहले हुआ करता था अब उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसलिए बेस्ट आंसर 2 का बी होगा। ऐसे पढ़ने पर तो सब सही लगेगा कि द बेटर हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी, एक्टिव पेशेंट्स आर ट्रीटिंग इन अ फास्ट मैनर, लेकिन ये सब मनगढ़ंत चीजें हैं। पैसेज में ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा गया है। जो पैसेज में कहा गया है उसके अनुसार आंसर आपका बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन स्टेटमेंट ट्रू है? द केसेस ऑफ न्यू इन्फेक्शंस आर इंक्रीजिंग, बिल्कुल गलत। पूरे पैसेज में यही कहा गया है कि अब नए इन्फेक्शंस के केस में कमी आ रही है और यहाँ कहा जा रहा है कि बढ़ रहा है, इसलिए यह नहीं होगा। द नंबर ऑफ एक्टिव केसेज इन महाराष्ट्र इज नॉट डिक्रीजिंग, गलत, इज डिक्रीजिंग। एक्टिव केसेस वर ऑन पीक ड्यूरिंग अगस्त, बिल्कुल गलत। द ट्रेंड ऑफ रिकवरी हैज एक्सीडेड न्यू केसेस, बिल्कुल सही, इसलिए 3 का आंसर डी होगा। अब यहाँ एक्सीडेड से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं कि कभी भी एक्सीड और मोर देन का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। एक्सीड का मीनिंग ही होता है मोर देन, और परीक्षाओं में एक्सीड और मोर देन एक साथ दिया जाता है, तो कभी भी एक्सीड के साथ हम मोर देन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सिमिलर अर्थ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट शुड बी द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज गिवन अबव, जो पैसेज ऊपर लिखा गया है, दिया गया है, उसके लिए सुटेबल टाइटल क्या होगा? ए पैंडेमिक, एक महामारी, नहीं, ऐसा नहीं। द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड एमिड कोविड-19, पैसेज में कहीं भी वर्ल्ड नाम के शब्द की चर्चा नहीं की गई है। वही हमारा पैसेज का टाइटल हो सकता है, जो थीम हो, जो मूल बिंदु हो, जो विषय वस्तु हो, जिसके इर्द गिर्द पूरी बातें घूम रही हो। ए रिपोर्ट ऑन कोविड-19, यानी जो हम पढ़ रहे हैं यह एक रिपोर्ट है जो कोविड-19 के ऊपर लिखी गई है, दी गई है, इसलिए 4 का आंसर सी होगा। कैजुअलिटीज का अर्थ होता है हताहत लोगों की संख्या, कैजुअलिटी से कैजुअलिटीज बनता है, हताहतों की संख्या यानी मरने वालों की संख्या या मृतकों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द पैसेज? इन्फर मीन्स अनुमान लगाना। पैसेज को जब आपने पढ़ा तो आपने क्या अनुमान लगाया, क्या इसमें आपने पाया? यह क्वेश्चन जब भी आता है तो थोड़ा सा कठिन होता है, पैसेज की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, उसके बाद हम इस तरह के प्रश्नों को बना पाते हैं। तो द होल वर्ल्ड हैज़ बीन डिवास्टेटेड बाई कोविड-19, ऐसा पैसेज में नहीं कहा गया, हकीकत है लेकिन पैसेज में नहीं कहा गया है। द कंडीशन ऑफ महाराष्ट्र इज गेटिंग बेटर नाउ, बिल्कुल सही, महाराष्ट्र की स्थिति अब अच्छी हो रही है। फिर यहाँ एक ग्रामर का महत्वपूर्ण रूल मिल रहा है, गेटिंग
growing, becoming, much, far के बाद में हमें हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करना होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसीलिए यहाँ लेखक ने गेटिंग के बाद बेटर का प्रयोग किया है। अगर हम गुड या वेल लगा दें तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। द इन्फेक्शंस आर स्टिल स्प्रेडिंग फॉर द लास्ट 15 डेज। 15 डेज की कहीं चर्चा ही नहीं है। अगर कहीं चर्चा मिली थी तो वो 14 डेज की चर्चा थी। इसलिए हमारा आंसर जो है 5 का बी होगा। एक वर्ड है द होल वर्ल्ड हैज़ बिन डिवास्टेटेड। डिवास्टेट मीन्स होता है डिस्ट्रॉय, तहस नहस करना या बर्बाद करना। डिस्ट्रॉय, डिवास्टेट ये सिनोनिम होते हैं। अब आगे 6 में चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी जो वर्ड दिया गया है इसका इस रेलिंक्विश वर्ड का क्लोजेस्ट मीनिंग यानी हमें सिनोनिम देना है। तो रेलिंक्विश मतलब होता है त्याग देना। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो जो यहाँ लीव दिया गया है यह इसका सिनोनिम है। गिव अप भी इसका सिनोनिम होता है। गिव अप मतलब भी होता है छोड़ देना। रिनाउंस मतलब होता है छोड़ देना। अबैंडन मतलब होता है छोड़ देना। एब्डिकेट मतलब होता है छोड़ देना। सरेंडर मीन्स होता है छोड़ देना। छोड़ देना के लिए बहुत से वर्ड होते हैं, सब रेलिंक्विश का सिनोनिम है। तो लीव शब्द यहाँ जो दिया गया है यह इसका सिनोनिम होगा। सबड्यू मीन्स होता है दमन करना यानी दबाना, प्रेस करना, किसी को मसलने की कोशिश करना, दबाने की कोशिश करना, अपने अधीन करना, सबड्यू। एडॉप्ट मीन्स होता है अपना लेना, गोद ले लेना या अपना लेना यानी एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट। एब ओरिजिनल मीन्स होता है मूलवासी यानी जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं या परमानेंट नेटिव हैं उन्हें एब ओरिजिनल कहा जाता है, मूलवासी। प्रोगेनी मीन्स होता है संतति यानी संतान। प्रोगेनी मीन्स संतति यानी संतान। तो प्रीडिसेसर इसका एंटोनिम हो जाएगा। प्रीडिसेसर मीन्स होता है पूर्वज। इसका सिनोनिम अगर हम लिखते हैं तो इट वुड बी एंसेस्टर। एंसेस्टर प्रीडिसेसर मीन्स होता है पूर्वज। प्रोगेनी का हमें सिनोनिम देना है। कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स होगा जटिलता। कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता। अगर इसका साइनो बताएं आपको तो इट वुड बी इंट्रिकेसी। इंट्रिकेसी। कॉम्प्लिकेशन मीन्स उलझन। एयर, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी यानी इसके बदले अगर हम दूसरा शब्द लिखना चाहें एयर का सिनोनिम तो यह होता है सक्सेसर। एयर और सक्सेसर मीन्स होता है उत्तराधिकारी यानी प्रोगेनी जो संतति है, जो संतान है वही उत्तराधिकारी होता है, वही सक्सेसर होता है। इसलिए 7 का आंसर बी होगा। नाउ वी शुड टर्न टू क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें हमें अपोजिट बताना है, विलोम शब्द, इसका विपरीत शब्द हमें बताना है। शब्द है 8 में एक्सपैंड। एक्सपैंड मीन्स होता है फैलाना। एक्सपैंड मीन्स होता है फैलाना और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है सिकोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है सिकोड़ना। स्प्रेड मीन्स फैलाना तो यह इसका सिनोनिम हो जाएगा। पॉन्डर मीन्स होता है चिंता करना, चिंतन करना, मनन करना, विचार करना। पॉन्डर शब्द यानी टू रिफ्लेक्ट डीपली ओवर समथिंग होता है। अगर हम पॉन्डर का सिनोनिम आपको बताएं तो इट वुड बी कॉन्टेम्पलेट। पॉन्डर का सिनोनिम होगा कॉन्टेम्पलेट। पॉन्डर का होगा म्यूज, थिंक भी होगा और रिफ्लेक्ट भी होगा। ये सभी पॉन्डर के। मल भी होता है MULL। इन सब के साथ ओवर, मल ओवर, थिंक ओवर, रिफ्लेक्ट ओवर, म्यूज ओवर, कॉन्टेम्पलेट ओवर यानी अगर प्रेपोजिशन की बात करें तो कॉन्टेम्पलेट हो या पॉन्डर हो या अन्य हो सबके साथ ओवर का प्रयोग होता है। निगेट शब्द यहाँ आप एक देख रहे हैं। निगेट मीन्स होता है नकार देना, इनकार कर देना, मना कर देना, खंडन कर देना। खंडन कर देना, मना कर देना, इनकार कर देना।
तो डिनाई होता है इसका सिनोनिम जो है रेफ्यूट भी होता है, इसका सिनोनिम रेबट भी होता है, मना कर देना, खंडन कर देना, इनकार कर देना। क्वियर 9 में जो वर्ड है क्वियर, इस क्वियर मीन्स होता है विचित्र व्यक्ति या विचित्र कोई चीज, विचित्र। इसका सिनोनिम स्ट्रेंज होगा, क्वियर का सिनोनिम स्ट्रेंज होगा। अब इस क्वियर का एक और अर्थ होता है, इस क्वियर मतलब होता है होमोसेक्सुअल मैन, होमोसेक्सुअल मैन। कम विद्यार्थी जानते हैं यह, लेकिन यह भी बिल्कुल सही है। क्वियर का एक अर्थ होता है होमोसेक्सुअल मैन। क्वियर मीन्स होता है विचित्र, असामान्य। तो इसका एक और हम लिख देंगे एबनॉर्मल, असामान्य। तो इसका एंटोनिम होता है नॉर्मल या ऑर्डिनरी, तो यहाँ ऑर्डिनरी दिया गया है, इसलिए 9 का आंसर ए होगा। बिज़ारे मीन्स होता है हैरत अंगेज, हैरत अंगेज यानी वह जो हमें आश्चर्य में डाल दे। कर्सरी मीन्स होता है अधूरा, इनकम्प्लीट, कर्सरी मीन्स होता है अधूरा या इनकम्प्लीट। और कॉर्प्यूलेंट मीन्स होता है मोटा, जिसका शरीर थूल हो, जो मोटा हो, जिसमें काफ़ी चर्बी हो गई हो, उसे कॉर्प्यूलेंट कहते हैं। फैटी या फैटिस, फैटिस या फ्लैबी इसका सिनोनिम होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें सूटेबल ऑप्शन के द्वारा दिए गए ब्लैंक को फिल करना है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर जियोग्राफिकली डैश कंट्रीज। अब हमें बताना है कि भारत और पाकिस्तान भौगोलिक तौर पर कैसे देश हैं, यानी इस ब्लैंक में हमें कोई ना कोई एडजेक्टिव भरना होगा जो इस नाउन की विशेषता को बता सके। तो कंटैजियस मतलब होता है छुआछूत से फैलने वाला, जैसे जो बीमारियां चलती हैं छुआछूत से फैलने वाली, उन्हें हम कंटैजियस कहते हैं। कंटैजियस मीन्स वन दैट स्प्रेड्स बाय टच, वन दैट स्प्रेड्स बाय टच, जो छुआछूत से फैले। अब यहाँ आंसर होगा सी, कंटिज्यूअस। कंटिज्यूअस मीन्स होता है समीपवर्ती, समीपवर्ती या निकटवर्ती या बगल वाला। तो इसका सिनोनिम होगा नेबरिंग। इसका दूसरा सिनोनिम होगा एडज्वाइनिंग, एडज्वाइनिंग और नेबरिंग इसका सिनोनिम होगा कंटिज्यूअस का। तो यही आंसर होगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान भौगोलिक तौर पर एक दूसरे के समीप हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, इसलिए बेस्ट आंसर सी है। कंटिन्यूअस से आप परिचित हैं, लगातार इसका अर्थ होता है। और कॉन्टेंसस मतलब होता है विवादास्पद, विवादास्पद यानी डिस्प्यूटेबल, विवादास्पद यानी डिस्प्यूटेबल। वह जो विवाद का जड़ हो, झगड़े का जड़ हो, उसे कंटेंसस कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति कॉन्टेंड वर्ब से हुई है, विवाद करना, झगड़ा करना, और इस कंटेंड शब्द से कंटेंसस एडजेक्टिव बना है, यानी यह कंटेंड वर्ब का एडजेक्टिव है। कंटेंसस यानी विवाद वाला या विवादास्पद। क्वेश्चन नंबर 11 इज यू मस्ट वर्क हार्ड नाउ टू डैश फॉर द लॉस्ट टाइम। आपने जो समय लॉस्ट कर दिया है, गंवा दिया है, खो दिया है, उसकी भरपाई के लिए आपको कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए। भरपाई के लिए फॉर प्रेपोजिशन भी संकेत कर रहा है कि आपका आंसर कॉम्पेंसेट होगा। ऐसे पे के बाद भी फॉर होता है हर जाना वगैरह भरने के लिए। रिकवर के बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम लगता है, और फील के बाद स्थिति के अनुसार इन भी लगता है, फील के बाद प्रेपोजिशन विथ भी लगता है। यहाँ होगा कॉम्पेंसेट, कॉम्पेंसेट फॉर की भरपाई करना। क्वेश्चन नंबर 12 इज यू मस्ट अप्लाई डैश द प्रिंसिपल फॉर लीव। आपको प्रिंसिपल के पास लीव के लिए अप्लाई करना चाहिए, आवेदन देना चाहिए, तो 2 होगा। ऐसे प्रश्न हमेशा दिए जाते हैं एसएससी और डिफेंस के एग्जामिनेशन में। अप्लाई के बाद 2 प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है, अप्लाई टू होता है और अप्लाई फॉर होता है।
अप्लाई टू तब होता है जब हम पर्सन की चर्चा करते हैं, जब हम ह्यूमन बीइंग की चर्चा करते हैं, और अप्लाई फॉर में थिंग आता है वह चीज़ जिसके लिए हम आवेदन कर रहे होते हैं। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि बात प्रिंसिपल की जा रही है, यानी पर्सन हुआ, इसलिए हमारा आंसर होगा 12 का सी। नाउ वी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 13, द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर, अब यहाँ द स्टडी ऑफ को हम द साइंटिफिक स्टडी ऑफ भी कह सकते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, इसे हम इथोलॉजी कहते हैं। इथोलॉजी, लोजी नहीं, लजी, इथोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। इथनोलॉजी मीन्स होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। जियोलॉजी मीन्स होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ, रॉक्स इत्यादि, सॉलिड इत्यादि के अध्ययन को हम जियोलॉजी कहते हैं। और इंटोमोलॉजी मीन्स होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्मॉल क्रीचर्स, और क्रीचर्स प्राणी, जीव, कीट पतंग इत्यादि के अध्ययन को इंटोमोलॉजी कहते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्मॉल क्रीचर्स। क्वेश्चन नंबर 14 है मर्डर ऑफ वंस फ्रेंड, अपने फ्रेंड की हत्या। तो फ्रेंड की हत्या को हम एम्बीसाइड कहते हैं। फ्रेंड, मित्र की हत्या के लिए एम्बीसाइड का प्रयोग होता है। सोरोरीसाइड का प्रयोग सिस्टर की हत्या के लिए होता है। सेनीसाइड का प्रयोग ओल्ड पर्सन, ओल्ड मैन की हत्या के लिए होता है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के लिए सेनीसाइड का प्रयोग करते हैं। और यूक्सोरीसाइड का प्रयोग हम वाइफ की हत्या के लिए करते हैं, या बिलव्ड गर्लफ्रेंड इत्यादि की हत्या के लिए करते हैं। नाउ वी शुड कम टू क्वेश्चन नंबर 15, चूज द मोस्ट सुटेबल पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इट इज इम्पॉसिबल टू कोएक्स हिम, उसे फुसलाना असंभव है। तो इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक जो यहाँ दिया गया है पहले वो देख लें। इट इज इम्पॉसिबल टू बी कोएक्स्ड, यह बिल्कुल गलत है। ही इज इम्पॉसिबल टू बी कोएक्स्ड, ही इज इम्पॉसिबल टू बी कोएक्स्ड चल सकता है। ही कैन नॉट बी कोएक्स्ड बेहतर होगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू बी कोएक्स्ड, आप तो सोच सकते हैं कि यहाँ V1 दिया गया है, ये हो ही नहीं सकता। और या अगर यहाँ टाइप मिस्टेक भी है तब भी यह गलत है। यहाँ बेस्ट आंसर ही कैन नॉट बी कोएक्स्ड ही होगा। जब भी इस तरह का सेंटेंस मिले, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस वर्क, तो दिस वर्क कैन नॉट बी डन, या इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस वर्क, तो इट इज इम्पॉसिबल, दिस वर्क इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ऐसे भी हम कह सकते थे। जैसे अगर क्वेश्चन दिया जाए कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस वर्क। अब ये सारी डिटेल चीजें वॉइस में पढ़ाई जाती हैं, तो इसे हम दो तरीके से बनाएंगे। एक तो होगा दिस वर्क कैन नॉट बी डन, क्योंकि जब इम्पॉसिबल ही है तो सेंस के आधार पर हम कह देंगे कि दिस वर्क कैन नॉट बी डन। या दूसरा होगा दिस वर्क इज इम्पॉसिबल टू बी डन। दो ही संभव है, तीसरा संभव नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे वाक्यों को दो तरीके से बनाते हैं। दिस वर्क इज इम्पॉसिबल टू बी डन, तो यहाँ जो दिया गया है इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए सी ही दिख रहा है, इसलिए 15 का आंसर सी होगा। वी स्पीक भोजपुरी इन आवर फैमिली, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो भोजपुरी है, तो भोजपुरी इज स्पोकन इन आवर फैमिली वुड बी द बेस्ट आंसर। भोजपुरी इज स्पोकन इन आवर फैमिली, आंसर ए होगा। ये इस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ कॉमा दे दें तो और बेहतर हो जाएगा कि इन आवर फैमिली भोजपुरी इज स्पोकन। अब अगर आपको वॉइस बनाने नहीं आता है तो केवल सेट में जो वॉइस आएंगे इनसे आप चाहें कि वॉइस बनाने आ जाए तो नहीं होगा। इसके लिए वॉइस का अलग वीडियो है, आप उसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में ही इज टू वीक
फॉर ए रेसलर, कहा जा रहा है कि टू को रिमूव करो, टू को रिमूव, तो ही इज टू वीक फॉर ए रेसलर, तो ही इज सो वीक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट बी ए रेसलर, फॉर को बी में बदल देना होता है, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट बी ए रेसलर, यानी 17 का आंसर बी होगा। 18 में सी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, इनटू पॉजिटिव डिग्री, डिग्री चेंज करना है, वन ऑफ वाला सेंटेंस है, तो पॉजिटिव डिग्री हमारा वेरी फ्यू से शुरू होगा, तो वेरी फ्यू एक ही जगह है, इसीलिए आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर एज गुड एज सी। अब मिस स्पेल्ट है, 19 में देख रहे हैं एम्बैरेसमेंट में एक एस दिया गया है, यही एक एस के चलते गलत हो रहा है, यहाँ देना होगा डबल एस। एम्बैरेसमेंट मीन्स होता है घबराहट, या इसी एम्बैरेसमेंट मीन्स होता है घबराहट या शर्मिंदगी, घबराहट या शर्मिंदगी। कॉन्ट्रैडिक्शन मीन्स होता है मतांतर, मतांतर। टेम्परेचर आप जानते हैं, युगजौरी साइड अभी हम आपको बता रहे थे, पत्नी की हत्या इत्यादि ऊपर बता दिए। रेस्प्लेंडेंट मीन्स होता है दिव्य चमक वाला, इसका सिनोनिम होता है स्प्लेंडिड, दिव्य चमक वाला, जो काफ़ी चमके, काफ़ी आकर्षक हो, हाईली अट्रैक्टिव को हम रेस्प्लेंडेंट कहते हैं। मिनिएचर सही है, मिनिएचर मीन्स होता है स्मॉल फॉर्म ऑफ समथिंग, ए स्मॉल फॉर्म ऑफ समथिंग, या माइन्यूट फॉर्म ऑफ, या पार्ट ऑफ समथिंग। गवर्नमेंट शब्द गलत है, GOURMET होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स होता है लजीज भोजन को चाहने वाला और की परख रखने वाला, वह जो लजीज भोजन के बारे में काफ़ी जानकारी रखे और जो लजीज भोजन करना चाहे उसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। ऐसे हिंदी डिक्शनरी में स्वाद लोलुप कहता है, लेकिन यह गुड भी है, वह जो विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के बारे में जानकारी रखे और उन्हें खाना पसंद करे उसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। मैग्नैनिमस मीन्स होता है उदार, मैग्नैनिमस मीन्स उदार होता है, इसका सिनोनिम काइंड हो जाएगा और इसका सिनोनिम जेनरस हो जाएगा। तो इसी के साथ इस एयरफोर्स सेट 6 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो विद दैट इट इज़ ओवर नाउ एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।